प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कुछ महीनों में विपक्ष की पॉलिटिक्स को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। राहुल गांधी तो हार की हालिया हैट्रिक के बाद ऐसे सन्नाटे में गए हैं कि ढूंढे नहीं मिलते आजकल। इधर यही हाल केजरीवाल का भी हो रखा है और दिल्ली में अब ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं बॉस कि केजरीवाल जब तक विपश्यना करके उठेंगे तब तक उनकी पॉलिटिक्स का बोरिया बिस्तरा उठ चुका हो। इस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी प्लानिंग के साथ एक्शन कर रहे हैं। जब दिल्ली में पीएम मोदी ने पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता को सीएम बनाया तब हर बार की तरह लोगों ने कहा अरे यार किसको ही सीएम बना दिया मोदी जी। लेकिन बॉस मात्र 15 दिन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस स्पीड से काम किया है उन्होंने साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी किसी पर यूं ही भरोसा करके अपने वादे पूरे करने की गारंटी का जिम्मा उनको किसी को नहीं सौंप देते। मोदी थे तो आज गुजरात में, लेकिन दिल्ली में आज जो हुआ उसने केजरीवाल की पॉलिटिक्स के पैकअप का इंतजाम और तगड़ा कर दिया। भाई आप खुद देखिए, दिल्ली में 2500 रुपए महिलाओं को देने के मामले में आज बड़ी खबर आ गई। क्या खबर आई आगे बताऊंगा। दिल्ली में रोहिंग्या पर बड़ा एक्शन हो गया, वो एक्शन दिखाऊंगा। दिल्ली में हिंदू परिवारों को पलायन पर मजबूर करने वालों की बैंड बजा दी गई, उसकी खबर दिखाऊंगा। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ने वालों का एनकाउंटर शुरू हो गया है। दिल्ली में मुगल प्रेमियों को झटका देने वाले बड़े फैसले हो रहे हैं और दिल्ली में यमुना की सफाई का काम और तेज कर दिया गया। साथ ही देश भर की महिलाओं को पीएम मोदी कल बड़ा सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं। ये सारी बातें आज आपको बताऊंगा। यानी जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री शीश महल से निकलता नहीं था, उस दिल्ली की मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के बाद से सड़कों पर घूम रही, बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, लोगों के बीच जा रही हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि केजरीवाल की बची कुची पॉलिटिक्स जिन बैसाखियों पर टिकी है, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन बैसाखियों को भी खींच दिया है। यानी केजरीवाल की पॉलिटिक्स का दी एंड और करीब दिखने लगा है। केजरीवाल को क्या बड़ा झटका लगा है यह विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए ये पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं। ना कोई भेदभाव, ना कोई छूटे, ना कोई रूठे और न कोई किसी को ठगे। दिल्ली को लेकर पीएम मोदी कितने सीरियस हैं, इसकी एक बड़ी झलक तो लोगों को तभी दिख गई थी जब चुनाव जीतते ही दिल्ली में यमुना सफाई का काम तेज हो गया। लेकिन यमुना की सफाई के साथ साथ अब वो सफाई भी हो रही है जिसको लेकर लोग पूछते थे कि बॉस ये कब होगा। घुसपैठिए रोहिंग्याज पर दिल्ली की नई सरकार के आते ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। यानी दिल्ली को अवैध घुसपैठियों से मुक्त बनाने का काम भी तेजी से शुरू हो गया है। अवैध घुसपैठियों की सफाई तेज हो गई है। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को लेकर रेखा गुप्ता की सरकार सख्त हो रही है और इसका असर दिल्ली की झुग्गियों पर दिख रहा है। शाहीन बाग, संगम विहार, तिगरी जैसे इलाकों की झुग्गियों में रहने वालों के दस्तावेज चेक हो रहे बॉस। इस दौरान संदिग्ध प्रवासियों की पहचान की गई है, उनके दस्तावेजों की जांच की गई है और उनकी सोशल मीडिया गतिविधियों को भी चेक किया जा रहा है। देखिए वहां क्या हो रहा है, ग्राउंड से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ हुई मीटिंग के बाद दिल्ली में एक खास अभियान चलाया जा रहा है। ये खास अभियान अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए चलाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे संगम विहार इलाके की ये तस्वीर है, जहां पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये ड्राइव चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार इस ड्राइव की अगर हम बात करें तो आधार कार्ड के साथ साथ बैंक अकाउंट डिटेल्स, साथ ही साथ सोशल मीडिया अकाउंट और फोन को भी चेक किया जा रहा है। आप सोचिए इसी दिल्ली में नारे लगते थे कि कागज नहीं दिखाएंगे। हालांकि वो एनआरसी के लिए बात होती थी, लेकिन एनआरसी तो अभी आई नहीं। लेकिन जो अवैध घुसपैठ करके बैठे, जब उनकी चेकिंग शुरू हुई तो कागज दिखा रहे हैं लोग। ये होता है जब वक्त का पहिया घूमता है, एक मजबूत सरकार आ जाती है। यह कार्रवाई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद हो रही है।
कुछ दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक अहम बैठक हुई थी। बैठक में कानून व्यवस्था और रोहिंग्यास के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। बैठक के बाद ही सीएम रेखा गुप्ता ने एक्शन का फैसला लिया था। अभी तक करीब 33 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया भी जा चुका है। कई लोग डिटेंशन सेंटर में हैं जिनको डिपोर्ट किया जाएगा। यानी दिल्ली में रोहिंग्या, जो घुसपैठिए रोहिंग्या हैं, इनकी एक बड़ी समस्या थी, उस पर अब दिल्ली में नई सरकार ने आते ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। सवाल यह है कि केजरीवाल ये नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं किया केजरीवाल ने? यही तो बीजेपी कहती थी कि जानबूझ के ऐसे लोगों को बसाया है केजरीवाल ने ताकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो सके। और बीजेपी अब करके दिखा रही है, देखिए हम कर सकते हैं, ये नहीं कर रहे थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि रोहिंग्या के खिलाफ यह एक्शन अभी और तेज होने वाला है। दिल्ली को भयमुक्त बनाने के लिए कानून व्यवस्था को भी टाइट किया जा रहा है, जिससे वांटेड अपराधियों की शामत आई हुई है। जैसे दिल्ली के नरेला में वांटेड अपराधी शेर खान पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में शेर खान को गिरफ्तार किया। शेर खान पर हत्या, लूट समेत 27 मामले दर्ज हैं। लंबे वक्त से इसकी तलाश थी। 6 मार्च को दिल्ली पुलिस ने चेकिंग के दौरान शेर खान को पकड़ा था। यानी अवैध घुसपैठियों को निकालना, जो अपराधी अपराध कर रहे हैं उन पर एक्शन तेज करना, एनकाउंटर करना, यह भी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार ने शुरू कर दिया। यह बीजेपी साबित कर रही है। दिल्ली में ताबड़तोड़ एक्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब दिल्ली में डबल इंजन दौड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। अब कंफ्यूजन कम और काम ज्यादा है। ये तो काम नहीं करने देते जी, ये वाला डायलॉग अब नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि पब्लिक भी पूछती थी शीश महल बनाने में एलजी बनाने देते हैं और कानून व्यवस्था की बात देखनी हो तो एलजी और होम मिनिस्टर काम नहीं करने देते हैं। और यही केजरीवाल शीला दीक्षित को कहते थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो क्या हुआ, वो कर सकती है बहुत कुछ, लेकिन जब खुद की बारी आई तो कुछ नहीं किया। आप देखिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था को टाइट करने के लिए खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर 3 दिन पहले रात में गश्त लगा रहे थे। ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं जो रात में निकले गश्त लगाने की, देखें जरा क्या व्यवस्था है। अपने आप मामला टाइट हो गया। यानी कानून व्यवस्था को लेकर रेखा गुप्ता पूरी तरह से एक्टिव है और बीजेपी के विधायक भी लोगों से लगातार मिलकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। इसकी जरूरत भी है क्योंकि दिल्ली के पटपड़गंज में एंटी सोशल एलिमेंट से परेशान होकर कुछ लोगों ने पलायन करने का फैसला किया। इन हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए। इसका पता चलते ही पटपड़गंज से बीजेपी के विधायक रविंदर नेगी इन लोगों के घर गए। मकान बिकाऊ वाले हैं, पोस्टर फाड़ दिए। उन्होंने कहा कि अरे बॉस, कहां जा रहे हैं आप? कोई मकान बिकाऊ नहीं है, यहां कोई डरने की जरूरत नहीं है, यहीं रहना है आपको। रविंदर नेगी ने कहा कि भारत हम लोगों का देश है और हम यहां से पलायन करके कहां जाएंगे? जिन लोगों को परेशानी है वो यहां से जाएंगे। सुनिए बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी को। ये उसी पटपड़गंज सीट से जीते हैं जहां कभी मनीष सिसोदिया लड़ा करते थे और इस बार तो खैर नहीं लड़े, उधर भाग गए थे, वहां भी हार गए। लेकिन वहां की हालत देखिए। संदेश ये देना चाहता हूं कि आपको जरूरत क्या है मकान बेचने की। हम कानून और संविधान को मानते हैं, हम कानून के तहत काम कर रहे हैं। जो कोई गलत चीज कर रहा है तो जरूर उसके कानून के तहत कार्रवाई होगी और कार्रवाई 100% होगी। हमें जरूरत क्या है मकानों के आगे हमें बिकाऊ लिखने की? कोई प्लान करने की जरूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान में प्लान करके कहां जाएंगे हम लोग? हमारा देश है ये भाई, भारत हमारा देश है, हिंदुस्तान हमारा देश है, हिंदुओं का देश है। हम कहां जाएंगे? हम यहीं रहेंगे। क्या दिक्कत है? किसी को अगर परेशानी है वो जाएगा, जिसको हमसे परेशानी है वो भागेगा। हम क्यों भागेंगे? भाई दिल्ली में बड़े बड़े काम तेजी से हो रहे हैं और अब तो यह खबर भी आ गई है कि दिल्ली को पीएम मोदी ने जो सबसे बड़ी 2500 रुपए महिलाओं को देने की गारंटी दी थी, वो भी कल पूरी होने वाली। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल सुबह दिल्ली कैबिनेट की एक बैठक होगी। इस बैठक में हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता देने वाली महिला समृद्धि योजना का ऐलान हो जाएगा। कल महिला दिवस पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इससे जुड़ा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में सालाना 2.5 लाख से कम कमाने वाली महिलाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी। 21 से 60 साल की महिलाओं को यह हर महीने 2,500 रुपए की मदद दी जाएगी। कल ही इस योजना के लाभार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। यानी उधर जब तक केजरीवाल विपश्यना करके उठेंगे, बाहर निकलेंगे, पूछेंगे कि आतिशी जी को फोन लगाएंगे, हाँ भाई अब किस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, तो आतिशी जी कहेंगे किस पे करें सर, 2,500 भी दे रहे हैं ये लोग, तो लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक कर रहे हैं, रोहिंग्या को भी निकालने का काम होने लगा है, तो फिर कुछ बनेगा प्लान। फिलहाल पता नहीं क्या है। दिल्ली में जो काम बीजेपी कर रही है यही काम अरविंद केजरीवाल को करना था, लेकिन वो तो शीश महल बनाने के चक्कर में फंसे रहे।
कि पर्दा देखो ठीक आया है कि नहीं, 4 लाख वाला कमोड आया है कि नहीं, यही सब में फंसे रह गए। यहां जनता ने अपना सीएम बदल दिया कि जाओ तुम रहो उधर। लेकिन लगता है कि हार से भी आम आदमी पार्टी सबक नहीं ले रही, वो अभी भी वही हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स में उलझी हुई। दिल्ली में सरकार बने हुए 15-17 दिन ही हुए और आम आदमी पार्टी 1500 बार महिलाओं को 2500 रुपए देने का प्रदर्शन कर चुकी है, ऐसा लग रहा है। जबकि बात पहले ही क्लियर हो चुकी थी कि बीजेपी 8 मार्च को इस योजना को लॉन्च करेगी। आज भी दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिख दी, कहा कि पीएम मोदी ने वादा किया था, अब एक ही दिन बाकी है। लेकिन पब्लिक कह रही है कि इसका मतलब केजरीवाल के वादे की कोई वैल्यू नहीं है। पंजाब में आप 3 साल 4 साल से नहीं दे रहे हो, 1000 रुपया नहीं दे रहे हो, इसका मतलब वहां कोई हंगामा आप नहीं कर रहे। इसका मतलब आप मानते हो कि केजरीवाल ने बोला तो क्या ही है, जाओ जान दो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बोला है तो पहले ही दिन से मिल जाना चाहिए, यह मोदी की गारंटी है। तो आप साबित कर रहे हो ये सियासी ड्रामा करके। इसी तरह की सियासी नौटंकी का नुकसान इन्हें चुनाव में झेलना पड़ा था। इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि पब्लिक इरिटेट हो रखी है कि यार अभी तो तुम चुनाव हारे और फिर यही सब शुरू कर दिए। दरअसल सियासत में ज्यादा चीता बनना भी कई बार भारी पड़ जाता है, लेकिन कौन समझाए। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के जाने के बाद और रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद अब लोगों को लग रहा है कि सरकार काम कैसे करती है दिख रहा है। क्योंकि केजरीवाल भले दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके पास कोई विभाग नहीं था। जेल जाने के बाद भी सीएम पद नहीं छोड़ रहे, तब भी दिल्ली के सारे काम रुके हुए। आतिशी सीएम बनी तो वो टेम्परेरी सीएम बनी रहेगी, लेकिन अब दिल्ली में सरकार नाम का तंत्र दिख रहा है। आप देखिए कि दिल्ली की कमान संभालने के बाद से ही सीएम रेखा गुप्ता और उनकी सरकार कितनी एक्टिव दिख रही है। अस्पतालों का दौरा कर रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करना है, खराब सड़कों का जायजा ले रही हैं, सड़कों को ठीक करने का निर्देश दे रही हैं, कानून व्यवस्था पर तगड़े फैसले ले रही हैं। दिल्ली के सभी इलाकों में पुलिस गश्त तेज हुई है। यमुना की सफाई मिशन मोड में हो रही है। पानी की सप्लाई पर तेजी से काम हो रहा है। कूड़े के पहाड़ हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। ये वो सारे काम हैं जिनका ढिंडोरा पीटकर केजरीवाल सरकार बोलती थी कि हम तो करना चाहते हैं, एलजी करने नहीं देते। लेकिन काम कैसे होता है, ये अब सच्चाई सामने आ रही। लोगों को पता चल रहा है कि 10 साल तक केजरीवाल सरकार का फोकस काम से ज्यादा माहौल बनाने पर जाता था। ये तस्वीरें देखिए बॉस, एक जमाना था जब केजरीवाल ऐसे ही आए थे कि मैं तो नायक का वो अनिल कपूर वाला हीरो हूं, मैं जाके एकदम तुरंत छाप दूंगा कि इसको हटाओ, इसको करो। फिर ऐसा शीश महल में एसी में सोए कि फिर निकले ही नहीं। रेखा गुप्ता दिखा रही कि इस तरह से काम होता है। निकलो जाओ देखो तो पता चलता है पब्लिक का कष्ट क्या है। ये देखिए आप, परवेश वर्मा ये गए हुए वहां देखने यमुना में काम ढंग से हो रहा है कि नहीं, सफाई ढंग से हो रही है कि नहीं। रोज नरेंद्र मोदी ने भाई इन लोगों को टास्क दे रखा है कि करना है, दिखाना है पब्लिक को ये काम हो सकता था। लेकिन आपने 10 साल जिसको चुना उसने किया नहीं। दिल्ली में पीएम मोदी का एक और विजन हकीकत बन रहा है। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि देश में गुलामी के प्रतीकों को नहीं होना चाहिए। देश का इतिहास इतना समृद्ध है, फिर भी देश में कुछ लोग हैं जो गुलामी की मानसिकता से जकड़े हुए हैं। इसलिए पीएम मोदी ने 11 सालों में धीरे धीरे उन सब निशानियों को हटाया जो मुगल काल या ब्रिटिश राज की याद दिलाते हैं। इसमें शहरों का नाम बदलना भी शामिल है। लेकिन अब भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे बदला जाना बाकी है। जैसे दिल्ली में औरंगजेब और तुगलक के नाम पर सड़कें, लेकिन अब आक्रांताओं के नाम पर बनी सड़कों का नाम बदलने की भी शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी के सांसदों ने दिल्ली में अपने आवास के बाहर जो एड्रेस का बोर्ड होता है उसमें बदलाव करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के तुगलक लेन पर कई बीजेपी सांसदों का भी आवास है जिनके एड्रेस में अब विवेकानंद मार्ग जोड़ा जा रहा है। ये देखिए, डॉक्टर दिनेश शर्मा, कृष्णपाल गुर्जर, स्वामी विवेकानंद मार्ग। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा के घर के बाहर जो पता लिखा है उसमें अब स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ दिख रहा है। तुगलक लेन नीचे छोटा सा लिख दिए हैं, जब फाइनली हट जाएगा तो वो भी हटा देंगे। इसी तरह से बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर के घर के बाहर भी स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ दिख रहा है। यहां भी छोटा सा तुगलक मार्ग नीचे लिख दिए। यहीं पर इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल किरण देशमुख का भी सरकारी आवास है। यहां भी एड्रेस बोर्ड पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ दिखता है। जरा देखिए क्या बदलाव आ रहा है। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की सत्ता पर सल्तनत पर काबिज हुआ था। अब तुगलक ने ऐसा क्या किया था कि उसके नाम पर यहां की सड़कों का नाम या किसी जगह का नाम रखा जाए? तो इतिहास बताता है कि तुगलक ने सिर्फ अत्याचार किया था। तुगलक ने हिंदुस्तानियों पर, सनातनियों पर और भारतवर्ष के लोगों पर सिर्फ अत्याचार किए थे। इसके अलावा इससे ज्यादा उसकी कोई और भूमिका नजर नहीं आती है। लिहाजा ऐसे नामों को, ऐसे जंजीरों को तोड़कर आगे क्यों ना बढ़ा जाए। और उसकी शुरुआत डॉक्टर दिनेश शर्मा ने की, जो कि सांसद है राज्यसभा के। उन्होंने
आप ये भी देखिए कि जिस तुगलक के नाम पर भारत में सड़कों के नाम रखे गए हैं वो भारत का है भी नहीं। तुगलक वंश के लोग मध्य एशिया से भारत आए थे, भारत से उनका कोई संबंध नहीं। दिल्ली पर राज करने के साथ साथ भारत को जमकर लूटा। तो तुगलक ऐसा कोई महापुरुष भी नहीं है जिसके नाम पर सालों बाद भी सड़क रखी जाए। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि कई मुस्लिम इतिहासकार खुद तुगलक को अत्याचारी बताते हैं। एक बार दिनेश शर्मा को भी सुनिए। अरब के या दूसरे देशों के मुस्लिम इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने इसे पागल, क्रूर शासक कहा है। और क्रूर शासक का मतलब यह था इसने तमाम गैर जो मुस्लिम थे उनके साथ में जो इनका व्यवहार था वो अलग तरीके का था, और अपने लोगों के साथ भी इसका अत्याचार का क्रम था वो कम नहीं था। तमाम मुस्लिम वर्ग ने ही इसका विरोध बड़े पैमाने पर किया। भाई बात सिर्फ तुगलक रोड का नाम बदलने की नहीं है, बल्कि अब तो देश में अलग अलग इलाकों से मुगल कालीन नामों को बदलने की डिमांड होने लगी है। दिल्ली के नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की मांग हो रही है। मेरठ का नाम अग्रसेन नगर करने की मांग हो रही है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग की जा रही है। फर्रुखाबाद का नाम पांचाल नगर करने की मांग है। आजमगढ़ को आर्यगढ़ करने की मांग की जा रही है। संभल का नाम कल्की नगर करने की मांग तेज हो गई। मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर करने की मांग उठी। इसके अलावा कई और शहर इस लिस्ट में हैं जिनके नाम को बदलने की मांग स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे हैं। अलीगढ़ में तो हिंदुओं के साथ मुसलमान भी नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। सुनिए एक बार। बिल्कुल नाम बदलना चाहिए। ये देश हिंदुस्तानियों का देश है, प्रत्येक हिंदू का देश है, प्रत्येक भारतवासी का देश है। मुगलों को ढोने की आवश्यकता इस देश में नहीं है। विदेशी आक्रांता थे, वो हमारे देश में बड़े पैमाने पर लूट खसोट की, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया। इतिहास के अंदर एक काला धब्बा है। पहले जो नाम हुआ करते थे उन्हीं नामों को अंग्रेजों ने या मुगल कालीन शासन ने बदल दिया, तो वो गलत है। अब यहाँ कोई उसकी चीज की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ये सही बात है कि जब हमारी पहचान ही नहीं होगी, हमारी सांस्कृतिक पहचान जो है उसको बरकरार रखे जाने की आवश्यकता है, ना कि हम दूसरों की पहचान को लेकर अपने साथ चलें। कुछ कट्टरपंथी लोग पुराने इतिहास को दिखा के आज भी समाज में जहर घोलते हैं कि हम लोगों ने 500 साल राज किया, आगे भी राज करेंगे, गजवाई हिंद की बात करते हैं। तो इस तरीके के नाम बदलेंगे तो आने वाली पीढ़ियों में एक अच्छा मैसेज जाएगा। यानी अब यह डिमांड धीरे धीरे तेज होती जा रही है कि मुगलों की पहचान क्यों ढोई जाए, अंग्रेजों के समय जो नाम थे वो बदले जाएं और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाए जाए। दिल्ली में ही देखिए, पीएम मोदी ने 7 रेसकोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग कर दिया, राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया। इसके अलावा मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान हुआ। अकबर रोड और शाहजहां रोड का नाम बदलने की भी मांग हो रही है। लोग इन नाम वाले बोर्ड पर कालिक पोत रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम बदलने की मांग से ही उनको परेशानी हो रही है। उन लोगों को भी सुनिए। करंट जितना बदला सकते हैं, तारीख को तो नहीं बदला सकते। ये तो मुगलों की हिस्ट्री खत्म करना चाहते थे, वो तो बदल नहीं सकते। देखिए, इस राजनीति से गुजरात और हिंदुस्तान की जनता को क्या मिलेगा? खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती हो जाएगी, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, मुल्क में जो कॉर्पोरेट लूट चल रही है वो मिट जाएगी, दलित आदिवासी ओबीसी को आत्मसम्मान मिल जाएगा, जाति जनगणना हो जाएगी, किसानों को एमएसपी मिल जाएगा, ड्रग्स का काला कारोबार मुल्क में जो शुरू हुआ है मोदी जी के शासन में वो खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। तो असली मुद्दों पर बात नहीं ही करना। जब कुछ ही नहीं होना है तो हो जाने दो, हटाओ अकबर का नाम, हटाओ औरंगजेब रोड का नाम, बदलो। जब कुछ नहीं होना है तो फिर इतनी आग क्यों लगती है इन लोगों को? इधर प्रधानमंत्री मोदी देश की विरासत और विकास के मंत्र पर देश को आगे ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी उसी राजनीति में फंसी हुई है जिसकी वजह से उसने दिल्ली में शून्य की हैट्रिक लगाई। कांग्रेस की सुई तुष्टीकरण की राजनीति में अटकी हुई है। जैसे कर्नाटक में आज कांग्रेस सरकार ने बजट पेश किया जिसमें वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया गया है। इस बजट में मस्जिद के इमाम को 6000 रुपए मासिक भत्ते का ऐलान हुआ है। इसी को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह तो कांग्रेस का हलाल बजट है। एक बार बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए वो क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा पीएम मोदी कल महिला दिवस पर वो करने वाले हैं जो आज से पहले दिल्ली में कभी नहीं हुआ। कर्नाटक में आज बजट में ये हुआ है ऐलान कि वहाँ के जो इमाम होंगे मस्जिद के उनको 6000 रुपए सैलरी जो है वो दी जाएगी। नहीं, औरंगजेब का गुणगान करने वाले लोगों के साथ यह अपेक्षा की जा सकती है। झारखंड में भी ये हुआ है कि देखिए सबकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान है, परंतु आप रमजान में कह रहे हैं 4 बजे छुट्टी हो जाएगी 1 महीने तक,
कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में फंसी है, उधर पीएम मोदी नए नए इतिहास रच रहे हैं। कल विमेंस डे, महिला दिवस, और इस मौके पर पीएम मोदी ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ। देश में पहली बार पीएम मोदी के कार्यक्रम की पूरी सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के हाथ में होगी कल। यानी पीएम मोदी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी कल महिलाओं के कंधे पर होगी विमेंस डे पर। कल गुजरात के नवसारी जिले में पीएम मोदी का बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सुरक्षा की A to Z जिम्मेदारी गुजरात पुलिस की महिला ब्रिगेड संभालेगी। हेलीपैड पर सुरक्षा से लेकर रूट तय करने तक हर चीज महिला पुलिसकर्मी संभालेंगी। कार्यक्रम में 2165 महिला कांस्टेबल तैनात होंगी, 187 महिला PSI, 61 महिला PI और 5 महिला DSP तैनात रहेंगी। इसके अलावा 1 महिला IGP पुलिस और 1 महिला ADGP को लगाया गया है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के काम में। होम सेक्रेटरी निपुणा तोरवाने भी तैनात रहेंगी। पीएम मोदी नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा महिलाएं भी शामिल होंगी। मतलब महिलाओं को पूरा सम्मान महिला दिवस पर दिया जाएगा कि आप कितनी सशक्त हैं। यह मैसेज जाएगा जब पूरी महिला ब्रिगेड सिर्फ जो है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी हो। वैसे जो महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मानित करने के कई कार्यक्रम होते हैं, कई मंचों पर महिलाओं की तारीफ होती है, भाषणबाजी होती है, यही खानापूर्ति पीएम मोदी भी कर सकते थे। लेकिन पीएम मोदी के काम करने का तरीका अलग है। वो जो काम करते हैं ये सुनिश्चित करते हैं कि इसका मैसेज दूर तक जाए। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बड़ी सिक्योरिटी जिम्मेदारी तो कोई है नहीं इस वक्त, इसलिए यह जिम्मेदारी पूरी तरह से सिर्फ महिला अधिकारियों को सौंपकर पीएम मोदी नारी शक्ति का बड़ा मैसेज कल देंगे। इतना ही नहीं, महिला दिवस पर पीएम मोदी अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी महिलाओं को हैंडल करने के लिए देंगे। नमो ऐप पर पीएम मोदी ने कुछ सशक्त महिलाओं को इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए चुना है। प्रधानमंत्री मोदी अगर लगातार चुनाव जीत रहे हैं, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्य के चुनाव हो, तो उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका भी रही। खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार यह कह चुके हैं कि मातृशक्ति के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी चुनावी जीत को भी पीएम मोदी महिलाओं को समर्पित करते रहे। और इसका दूसरा पहलू यह भी है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा है। यह बात सामने आई है इप्सॉस इंडिया के एक सर्वे में, जिसके मुताबिक 64% पुरुष प्रधानमंत्री मोदी के काम का समर्थन करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 72% का है। 72% महिलाएं पीएम मोदी के काम का समर्थन करती हैं। यानी पुरुषों की तुलना में 8% ज्यादा महिलाएं पीएम मोदी का समर्थन करती हैं, उनके काम का समर्थन करती हैं। और इसीलिए कई बार विमेन वोटर को पीएम मोदी का सीक्रेट वोटर कहा जाता है। पीएम मोदी को महिलाओं का भर भर के आशीर्वाद इसलिए मिलता है क्योंकि वो जानती हैं कि पीएम मोदी देश के लिए क्या कर रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं। आज पीएम मोदी गुजरात के सूरत में थे। वहां उन्होंने फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन जो है उसको लॉन्च किया। इस योजना के तहत खास तौर पर एक अभियान चलाया गया है और उन वर्गों की पहचान की गई है जिन्हें सबसे ज्यादा सरकारी सहायता की जरूरत है। ऐसे लोगों के नाम योजना में जोड़े गए और इसमें बड़े पैमाने पर महिला लाभार्थी थी। लाभार्थियों की पहचान उनका धर्म देखकर नहीं की गई, बल्कि उनकी जरूरत के अनुसार सरकार खुद उन तक पहुंची। इसलिए पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह की योजना सुनिश्चित करती है कि ना कोई छूटेगा ना कोई रूठेगा। एक बार पीएम को सुनिए। ना कोई भेदभाव, ना कोई छूटे, ना कोई रूठे और न कोई किसी को ठगे। ये तुष्टीकरण की भावना को छोड़ करके, उन कुरीति को छोड़ करके संतुष्टिकरण की पवित्र भावना को आगे बढ़ाता है। जब सरकार ही लाभार्थी के दरवाजे जा रही है तो फिर कोई छूटेगा कैसे? और जब कोई छूटेगा नहीं तो कोई रूठेगा भी नहीं। और जब सोच ये हो कि हमें सब तक लाभ पहुंचाना है तो ठगने वाले भी दूर भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात में हैं और राहुल गांधी भी गुजरात में। दोनों नेताओं के गुजरात आने से राजनीति का फोकस गुजरात पर शिफ्ट हो गया। एक हफ्ते में यह पीएम मोदी का दूसरा गुजरात दौरा है।
राहुल गांधी भी 2 दिन के दौरे पर गुजरात आए हैं। शुक्रवार की सुबह राहुल गांधी अहमदाबाद आए। राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग की। शनिवार को राहुल अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ऐसे वक्त में गुजरात आए हैं जब 1 महीने बाद अप्रैल में एआईसीसी का सेशन अहमदाबाद में होने वाला है। गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 64 साल पहले हुआ था। इस कार्यक्रम में देश भर से कांग्रेस के नेता जुटेंगे। वैसे तो इस तरह के कार्यक्रम या तो दिल्ली में होते हैं या उस राज्य में जहां चुनाव नजदीक हो, लेकिन गुजरात में 2027 में विधानसभा चुनाव है। फिर भी कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में कर रही है। इससे राहुल गांधी ये मैसेज दे रहे हैं कि उनके फोकस में गुजरात टॉप पर है। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी गुजरात गए थे। वहां राहुल गांधी ने कहा था कि लिख कर रख लो, उनका इंडिया गठबंधन गुजरात में बीजेपी को हरा देगा। हालांकि तब से अब तक काफी चीजें बदल गई हैं। उनका इंडी गठबंधन ही बचा नहीं है, ऐसा लग रहा है। शायद इसी वजह से राहुल गांधी गुजरात में ज्यादा जोर लगा रहे हैं। वो 2 साल पहले से ही तैयारी में जुटना चाहते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात में लोकल चुनाव के नतीजे आए, जिसमें आम आदमी पार्टी को भी कुछ सीटें मिली। शायद गुजरात में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बढ़ते कद ने भी राहुल गांधी को टेंशन दे दी है। उनको भी लग रहा है कि भाई जैसे दिल्ली में अभी केजरीवाल को निपटा दिया गया है, गुजरात में यही सही समय है जब केजरीवाल को कमजोर कर दिया जाए। गुजरात में साल 2022 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी और 13% का वोट शेयर लिया था। यानी गुजरात में राहुल गांधी को सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल से भी चुनौती मिलती रही है और शायद इसीलिए वो गुजरात में फोकस कर रहे हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास। होली के रंग में रंगे सीएम योगी। जुमे के दिन वो किया कि मौलाना ब्रिगेड में हड़कंप मच गया। संभल में पुलिस पर जो पत्थर चले, उन पत्थरों के साथ योगी ने वो काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी किस तरह सनातनी आस्था और विकास को बैलेंस करके चल रही है, देश में रिलीजियस इकोनॉमी को रॉकेट बना रही है, इसकी झलक महाकुंभ में भी पूरी दुनिया ने देखी। महाकुंभ ने न सिर्फ प्रयागराज बल्कि अपने आसपास बसे काशी और अयोध्या में भी लोगों की जिंदगी बदल के रखी। और अब सीएम योगी ने रिलीजियस इकोनॉमी के इसी मॉडल को मथुरा में भी लागू करने का प्लान बनाया है। क्योंकि आप देखिए, पीएम मोदी और सीएम योगी के 3 पुराने एजेंडे रहे। भाई, एक तो अयोध्या का था, वो सबको पता है। फिर काशी में जो हुआ वो सबने देखा। अब मथुरा की बारी है। अयोध्या और काशी का कायाकल्प हो चुका है और महाकुंभ ने प्रयागराज को भी तीर्थों का राजा बना दिया। अब बारी मथुरा की है, जिसका कायाकल्प करने के लिए सीएम योगी ने होली के मौके को चुना। आज योगी आदित्यनाथ ब्रज भूमि पहुंचे। जिस तरह उन्होंने पूरे देश को महाकुंभ आने का न्योता दिया था, उसी तरह पूरे देश को ब्रज की होली में आने का न्योता दे दिया, वो भी अपने अंदाज में। सीएम योगी ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किया जब वो यूपी के संभल में भी सनातन का गौरव लौटाने की मुहिम में जुटे। संभल में पुलिस पर जो पत्थर चले थे बॉस, उन पत्थरों के साथ भी योगी ने कुछ ऐसा किया है कि कोई सोच नहीं सकता। इस सब के बीच इस बार संभल में भी 46 साल बाद ऐतिहासिक होली की तैयारियां चल रही। संभल में होली के रंग में भंग न पड़े, इसके लिए योगी की पुलिस भी एक्टिव हो गई है। दूसरी तरफ मोदी योगी के विरोध वाला इकोसिस्टम भी एक्टिव है। यूपी में होली पर मचे घमासान का ट्रेलर देखिए, फिर पूरी बात बताता हूं। आज आपके माध्यम से प्रदेश और देशवासियों की होली का आमंत्रण देने के लिए आया हूं यहां पे। बाकी कोई चिंता है, डबल इंजन की सरकार कर रही है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह भी आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, उस हाथ में जहां लगे। और जिसमें कैपेसिटी और हम हिलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। यूपी में होली से पहले मचे घमासान के बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ देश के लोगों को होली का न्योता देने भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे। सीएम योगी ने बरसाना में होली के उत्सव की शुरुआत की, श्रद्धालुओं के साथ फूलों की होली खेली। सीएम योगी ने राधा रानी के मंदिर में पूजा भी की। उन्होंने अयोध्या, प्रयागराज और काशी में हुए विकास का उदाहरण देते हुए कहा कि अब ब्रजभूमि की बारी आ चुकी है। पहले योगी आदित्यनाथ को सुनिए, फिर आपको ब्रजभूमि के विकास के लिए योगी सरकार ने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया यह भी दिखाता हूं, और किस पुलिस वाले के बयान पर हंगामा मच गया है वो भी दिखाता हूं। और आप आश्वस्त रहिए
बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के शीश चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है। यानी सीएम योगी डंके की चोट पर कह रहे हैं पैसे की कमी नहीं है। मथुरा का विकास होगा तो अयोध्या और काशी की तरह अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी, काशी में भी बढ़ी और ऐसा मथुरा में भी होगा। और इसे मैनेज करने के लिए भी सीएम योगी ने फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली। अयोध्या काशी के बाद कान्हा की नगरी में कॉरिडोर बनाने की तैयारी तेज हो गई। यूपी विधानसभा में पेश किए गए बजट में मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। इसमें 100 करोड़ रुपए जमीन के अधिग्रहण और 50 करोड़ रुपए कॉरिडोर के निर्माण में खर्च होंगे। 5 एकड़ में बनने वाले इस कॉरिडोर के तैयार होने के बाद संकरी गलियों की जगह 3 तरफ से चौड़े रास्ते भक्तों को मंदिर तक पहुंचाएंगे। वृंदावन में बनने वाले कॉरिडोर में श्रद्धालु श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के साथ ही 4 और प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। इसमें राधा गोपाल मंदिर, राधा बिहारी मंदिर, केशव देव मंदिर और गौड़िया मठ शामिल है। कॉरिडोर बनने के बाद 10,000 श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकेंगे। यानी जैसे एक जमाने में लोग काशी में सोचते थे कि भाई पतली गलियां हैं, संकरी गलियां हैं, कैसे जाएंगे, क्या होगा। आज की डेट में एकदम चकाचक व्यवस्था है। वैसे ही मथुरा में भी किया जाए। मथुरा के विकास पर बड़ा ऐलान करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने होली के उत्सव का ही मौका क्यों चुना, इसकी वजह भी समझना जरूरी है। दरअसल जैसे महाकुंभ ने प्रयागराज के साथ ही काशी और अयोध्या समेत आसपास के धार्मिक स्थलों में इकोनॉमी को बम कर दिया, सीएम योगी उसी मॉडल से ब्रजभूमि में भी इकोनॉमी को रॉकेट बनाने की रफ्तार देना चाहते हैं। क्योंकि जैसे प्रयागराज में महाकुंभ 45 दिन चला, वैसे ही भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में भी होली से पहले भव्य रंगोत्सव की शुरुआत हुई, जो हर साल 40 दिन चलती है। इस रंगोत्सव में भी देश दुनिया से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिसकी शुरुआत आज लड्डू होली से हो चुकी है। इसके अलावा ब्रजभूमि में चल रहे रंगोत्सव में बड़े आयोजनों की बात करें तो 8 मार्च को बरसाने में लठमार होली खेली जाएगी, फिर 9 मार्च को नंदगांव में लठमार होली होगी, फिर 10 मार्च को श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मंच पर होली खेली जाएगी, 11 मार्च को गोकुल में छड़ीमार होली का आयोजन होगा, 13 मार्च को होलिका दहन होगा, 14 मार्च को पूरे ब्रज में होली के रंग उड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ ब्रज में होली के उत्सव की शुरुआत करने के साथ ही बड़ा ऐलान भी उन्होंने कर दिया। उन्होंने होली को हिंदुओं को महाकुंभ की तरह सनातनियों को एकजुट करने वाला त्योहार बताया और सनातन परंपरा के इस त्योहार को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की जरूरत बताई। इसके साथ ही सीएम योगी ने साफ कर दिया कि इस काम में आने वाली बाधाओं को लेकर चिंता नहीं करनी है, वो चिंता डबल इंजन सरकार कर लेगी। सुनिए एक बार उनको, फिर आपको बताता हूं कि इस होली के बीच में, इस होली के उत्सव के बीच में संभल की होली क्यों हेडलाइंस में है और वहां क्या हंगामा मच गया है। कितना अद्भुत है, कोई बैर भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं। बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार करेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ब्रजभूमि में तो सीएम योगी ने होली के उत्सव की शुरुआत कर दी, लोगों को बिना किसी डर के होली मनाने का भरोसा भी दिया। लेकिन इस बार ब्रजभूमि की होली की तरह चर्चा संभल की होली की भी हो रही, क्योंकि संभल में 46 साल बाद सबसे रंगीन होली मनाने की तैयारियां चल रही।
संभल में सीएम योगी के सामने चैलेंज इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बार होली के दिन जुमा है, लेकिन संभल में दंगाइयों का हिसाब कर रहे सीएम योगी ने इसका भी इलाज ढूंढ लिया है। संभल में होली के रंग में भंग न पड़े, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने पीस कमेटी के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान सीओ अनुज चौधरी ने होली पर माहौल बिगाड़ने के मंसूबे पाल रहे लोगों को अल्टीमेटम दे दिया। कह दिया कि जिन्हें रंगों से दिक्कत है वो होली के दिन बाहर ही ना निकले। सुनिए एक बार। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। मानना ये है यदि आप अपने धर्म का सम्मान करते हो तो दूसरे को भी कीड़ा मकोड़ा मत समझो, उसका भी सम्मान करो। और इतफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है, तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूँ सब मिलकर होली खेलो, मेरा भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेले। मेरा सोच ये है, रंग से कोई परहेज, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह की आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, उस हाथ को जाकर रंग गिर गया। रंग आपकी आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए ना, काला रंग। काला रंग भाई सीओ साहब तो खुल के बोल रहे हैं, भाई सीओ साहब तो खुल के बोल रहे हैं। योगी सरकार वो हर संभव कोशिश कर रही है कि संभल में दोबारा तनाव ना हो, लोग होली भी खेलें, जुमे की नमाज पर भी कोई असर ना पड़े। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी इस पर सियासी रंग चढ़ाने की कोशिश में जुट गई। समाज ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। गुरु भी मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि होली को देखते हुए जुमे की नमाज का वक्त आगे बढ़ा दिया जाए। एक बार उनको भी सुनिए, फिर बताऊंगा संभल में पुलिस पर जो पत्थर चले थे उन पत्थरों का क्या इलाज कर रहे हैं योगी। देश का सौहार्द बनाने के लिए, देश में भाईचारा और एकता बनाने के लिए मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की तरफ से एक अपील करना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में, और खास तौर से उन जगहों पर जहां हिंदू भाइयों की कसरत ज्यादा है, कि जुमा की नमाज को अगर हम थोड़ा डिले कर लें तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज में कोई फर्क पड़ेगा। तो हम जो नमाजें 1 बजे होती हैं उनको हम 2:30 बजे कर लें, ताकि होली संपन्न हो जाए इत्मीनान के साथ में। कुछ फसादी जहन के लोग हो सकते हैं इधर भी और उधर भी, नमाज को लेकर, होली को लेकर दंगा करना चाहते हो, उनसे बचने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है कि होली संपन्न हो जाए, फिर हम अपनी नमाज कर लें। और इसमें ऐसा भी नहीं कि नमाज में कोई फर्क आएगा। एक एडवाइजरी जारी करके तमाम मुसलमानों से अपील की है, और खासकर मस्जिद की कमेटियों से, कि 14 मार्च को जुमे की नमाजें जिन मसाजिद में 12:30 से और 1 के दरमियान हैं, वो उसको कोशिश करके 1 घंटा एक्सटेंड कर लें, जिससे कि जो लोग होली खेल रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो, और जो लोग नमाज पढ़ने जाएं उनको भी रंग का सामना ना करना पड़े या उनको भी कोई परेशानी ना हो। संभल में होली की तैयारियों पर जोर है, क्योंकि पिछले साल 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के विरोध में जो हिंसा भड़की थी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ संभल का इतिहास, भूगोल सब बदलने की ठान चुके हैं। पहले सीएम योगी ने संभल में पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले पत्थरबाजों का इलाज किया, और अब योगी आदित्यनाथ ने संभल में पुलिस पर जो पत्थर चले उन पत्थरों का भी इलाज करना शुरू कर दिया है। संभल में हिंसा के बाद से सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है। इन पुलिस चौकियों में हिंसा के दौरान पथराव में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे, जो ईंटें इस्तेमाल की गई थी, उन ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल करके पुलिस स्टेशन बनाया जा रहा है। ऐसी ही एक पुलिस चौकी संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बरके गढ़ दीपा सराय में बन रही। देखिए वहां से एक रिपोर्ट देखिए।
यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो ये चौकी बनाई जा रही है, यहाँ उन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनका इस्तेमाल हिंसा में किया गया था। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो ईंट हैं वो यहाँ पर लाकर रखे गए हैं और यही टुकड़े जो हैं ईंट के जो टूटे हुए हिस्से आपको नजर आएंगे, ये उस संभल की हिंसा में इस्तेमाल किए गए थे। और अब देखिए प्रशासन इसे यहाँ पर लेकर आया है और इन्हीं ईंटों को जिनको जब्त किया गया था, नगर पालिका परिषद ने इसे रखा था और अब इन ईंटों का इस्तेमाल जो है वो इस चौकी के निर्माण कार्य में किया जाएगा। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो टुकड़े हैं ईंट के वो आपको नजर आएंगे। ये सभी वो ईंट हैं जिनका इस्तेमाल 24 नवंबर को हिंसा में किया गया था, लेकिन अब ये ईंट लोगों की सुरक्षा में नजर आएंगे, चौकी के निर्माण कार्य में नजर आएंगे। यानी इसी पत्थर की किस्मत यह थी कि वो दंगाइयों के हाथ में था तो किसी का सर फोड़ रहा था। अब किसी बेहतर सोच के व्यक्ति के हिसाब से चल रहा है तो पुलिस चौकी का पत्थर बनकर पुलिस चौकी का निर्माण कर रहा है। पाठशाला में अगला चैप्टर। चुनाव के पहले बिहार पहुंचे बागेश्वर बाबा। सनातनी मोर्चा खोला तो लालू एंड टीम में आग क्यों लगी? बागेश्वर बाबा के पीछे मोदी बाबा। किसने धीरेन्द्र शास्त्री को नरेंद्र मोदी का हथियार बता दिया? अब इसका चैप्टर। बागेश्वर बाबा भाई बजरंग बली के बड़े भक्त हैं और ऐसा लगता है कि वो बजरंग बली का नाम लेकर सनातन के दुश्मनों की नली तोड़ रहे हैं। इसलिए तो वो जहां जाते हैं उन लोगों को सबसे पहले और तेज आग लगती है जो वोट बैंक के चक्कर में हिंदुओं को किनारे लगाए बैठे। जैसे बागेश्वर बाबा आजकल बिहार गए हुए हैं और वहां लालू यादव की पार्टी के लोगों को गजब मिर्ची लगी हुई है बागेश्वर बाबा को देखकर। कोई उनको मोदी बाबा का आदमी बता रहा है, कोई कह रहा है कि ये तो पाखंडी बाबा है। लेकिन बागेश्वर बाबा इन बातों से रुकने वाले थोड़े ना। बिहार की पवित्र धरती से वो सनातनियों को जगाने और मुगलों का बैंड बजाने में लगे हुए हैं। बागेश्वर बाबा के बिहार पहुंचते उन पर कैसे कैसे हमले हो रहे हैं और वो क्या जवाब दे रहे हैं सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। ये देश औरंगजेब का नहीं, छत्रपति संभाजी, छत्रपति वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप का देश है। बाबा कोई भी नहीं आए यहाँ सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं, बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। और ये लोग दंगाई पार्टी के सदस्य हैं, प्रचारक हैं लोग। ये भगवान को बेचने वाले लोग हैं। हम मारेंगे खटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, हलवा ना, अरे घेरेंगे, मारेंगे। तुम्हारे बाप का देश क्या 65 से ज्यादा देश इस्लामिक, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। आप देखिए कि बाबा बागेश्वर के बिहार में आने के बाद सनातन का एक माहौल बन गया है। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहा है, लेकिन इससे लालू यादव की पार्टी की नींद हो गई। उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में कहीं अगर हिंदू एकजुट हो गया, जाति में नहीं बटा, तब तो विपक्ष का जातीय समीकरण ही खराब हो जाएगा। आप देखिए कि अभी मार्च चल रहा है, बिहार में चुनाव नवंबर में होना है। नवंबर में आप सोचिए, मतलब करीब करीब 8-9 महीना बचा हुआ है। लेकिन आरजेडी के नेता अभी से घबरा गए बागेश्वर बाबा को देख कि अरे बाप रे, इनके कहने पे अगर जाति में हिंदू नहीं बटा तो फिर कैसे MY कार्ड वगैरह वगैरह चलेगा। बागेश्वर बाबा के बिहार आने के पीछे ये लोग अब PM मोदी का हाथ बता रहे हैं। अब कोई इन लोगों से पूछे कि पिछले महीने दिल्ली के चुनाव में बाबा बागेश्वर ने कौन सी कथा की थी, लेकिन केजरीवाल हारे कि नहीं हारे। हरियाणा में चुनाव हुआ, उस दौरान भी बागेश्वर बाबा हरियाणा तो नहीं गए, महाराष्ट्र में नहीं गए, लेकिन वहां बीजेपी जीती कि नहीं जीती। और अभी बिहार में 9 महीने बाद चुनाव है, ये लोग अभी से अलबला गए कि बागेश्वर बाबा आ गए, अब क्या हो। सुनिए बिहार में बाबा बागेश्वर ने विरोध करने वालों को क्या जवाब दिया है, फिर बताऊंगा उनको लेकर कैसे कैसे अटैक हो रहे हैं। बहुत से लोगों को बिहार आने पर बड़ी आग लगी। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए। बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद,
हलवा नाथ, अरे घेरेंगे, मारेंगे, कल तुम्हारे बाप का देश है भैया। ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। रही बात पार्टी की, भैया पार्टियों का अपना मामला है, अपनी निजी पार्टी है बजरंगबली की। हाँ, अपनी तो खुद की पार्टी है हनुमान जी की। हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले। बहुत लोगों को पीड़ा हो रही, बहुत लोगों को चिढ़ हो रही, बिहार आने पे बार बार उपद्रव करते हैं, परमिशनों पर उपद्रव करते हैं। हमें बड़ा दुख लगता, क्योंकि लाखों लोग जो जुड़े ना, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता है। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए। बागेश्वर बाबा कह रहे मैं हिंदुओं को जगाने आया हूं। भाई यही तो उनकी प्रॉब्लम है कि हिंदू जगा, हिंदू की पहचान हिंदू रह गई, वो जाति में नहीं बटा, तो फिर पॉलिटिक्स इन लोगों की कैसे चलेगी। बाबा बागेश्वर की बातों से पूरी आरजेडी बौखलाई हुई, इसलिए इनके नेता बाबा बागेश्वर को लेकर उल्टी सीधे बयान दे रहे हैं। बिहार के बहुत से लोग कह रहे हैं कि सनातन और हिंदुत्व एकता को लेकर विपक्ष के नेताओं के पास कोई सॉलिड जवाब नहीं, इसलिए वो बाबा बागेश्वर के पीछे पड़ गए। कह रहे हैं कि वो तो मोदी बाबा के आदमी है। पहले आप आरजेडी के नेताओं के ये बयान सुनिए, फिर बाबा बागेश्वर ने और क्या तगड़ा जवाब दिया इन लोगों को वो भी दिखाता हूं। जब जब चुनाव होता है तो बाबा तावा करने के लिए क्या आते हैं बिहार? बाबा कोई भी नहीं आए, यहाँ सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं, और ये लोग दंगाई पार्टी के सदस्य हैं, प्रचारक हैं लोग। ये देखिए पाखंडवाद परोसने वाले लोग हैं, नफरती संप्रदायी लोग हैं, ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं, ये भगवान को बेचने वाले लोग हैं, इससे परहेज करो। एक पुरानी कहावत है कि जिस तरह बहुत डरे हुए व्यक्ति को रस्सी भी सांप लगती है, उसी तरह आरजेडी के नेताओं को 9 महीने बाद होने वाले चुनाव की अभी से घबराहट हो रही है। आरजेडी के नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, उनकी चिंता, उनके डर को समझिए। बाबा बागेश्वर के लिए बिहार के लोगों की कैसी दीवानगी है, इसकी 3 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। करीब 2 साल पहले मई 2023 में पटना में उनकी कथा हुई थी, तो उनके दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए भारी भीड़ आई थी। हालात ये हो गए थे कि बाबा को वहां ऐलान करना पड़ गया कि अगले साल सितंबर में फिर बिहार आऊंगा, सबसे मिलूंगा। अब और भीड़ मत आइए भाई, कांड ना हो जाए। वो अपने वादे के मुताबिक सितंबर 2024 में दोबारा बिहार गए, जहां गया में उनके भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। उनके आह्वान पर लोग हिंदू एकजुटता की शपथ लेते दिखे। और अब गोपालगंज में भी वही माहौल बना हुआ है, जहां बाबा बागेश्वर 10 मार्च तक दरबार लगाएंगे। इसके अलावा बाबा बागेश्वर ने बिहार के लोगों से आज ऐसी बात कह दी जिससे इनकी घबराहट ऐसे लोगों की थोड़ी बढ़ गई। एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे, पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा को लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। और दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। बाबा बागेश्वर से विपक्ष के नेता इसलिए भी घबराए हुए हैं क्योंकि वो पिछले कुछ समय से जातियों में बटे हुए हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। हिंदुओं को जोड़ने वाले मिशन में बाबा बागेश्वर को पूरे देश में समर्थन भी मिल रहा है। इस बार भी बाबा बागेश्वर जब बिहार पहुंचे हैं तो सुनिए हिंदुओं को एकजुट करने के लिए क्या कह रहे हैं। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं।
हमारे मन में पीड़ा चलती है। हम दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं? एक पीड़ा हमारे मन में चलती है जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैला करके उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में फिजी, सुरेनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा? अब इन बातों को सुनकर विपक्ष के नेताओं को मिर्ची लग गई, क्योंकि जिन लोगों की राजनीति तुष्टीकरण के एजेंडे पर चलती आ रही है, जो सालों से MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर काम करते आ रहे हैं, वो हिंदुओं के एकजुट होने पर परेशान ही होंगे। लेकिन बागेश्वर बाबा को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे लोगों को जवाब दे रहे हैं। व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है? तो जो भी हमारी बात को सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, हम पहली बात तो ये कहेंगे कि आप बहुत रोटी खाया करो, पेट फुल भरो। दूसरी बात, हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। और पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है। बाबा बागेश्वर की इन बातों को सुनकर लोग कह रहे हैं कि आज तो कथा का पहला ही दिन था और पहले दिन ही बाबा बागेश्वर ने विपक्ष के धागे खोल दिए। अभी तो 4 और दिन बचे हैं। वो क्या हाल करेंगे? बाबा बागेश्वर तो सिर्फ सनातन के प्रचार और हिंदुत्व एकता के लिए बिहार पहुंचे, लेकिन आरजेडी नेताओं को यह बात हजम नहीं हो रही। हालांकि बाबा बागेश्वर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई कुछ भी कहे, वो अपने काम में लगे हुए हैं। आज बाबा बागेश्वर ने मुगलों को लेकर जो बात कही, उससे भी कई लोगों को बहुत बुरा लगा है। सुनिए क्या बोले। आक्रांता, बर्बरता, निर्दयता, क्रूरता पूर्वक देश पर अत्याचार करने वाली सामंतशाही विचारधारा के लोगों पर अंकित नामों को नामो निशान मिटाना चाहिए, क्योंकि ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश औरंगजेब का नहीं, छत्रपति संभाजी, छत्रपति वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप का देश है। ये देश महारानी लक्ष्मीबाई का देश है। ये देश वो देश है, चमक उठी थी 57, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब बाबा बागेश्वर तो अपने हिंदू जोड़ो एकता से धमाके कर रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन एक